बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी एससीओ समिट की, जो कि इस्लामाबाद में हुआ था। उसकी कुछ जो है वो डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करेंगे जी 10 टेक अवेज फ्रॉम इस्लामाबाद एससीओ समिट। 10 इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि जो इस्लामाबाद में जो एससीओ का समिट हुआ उसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ और बहुत ही सालों के बाद हुआ। और एससीओ समिट तो पहली बार पाकिस्तान में जो है वो हो रहा है यहाँ पे, तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा इवेंट रहा। तो अगर इसकी डेट्स की बात करें तो 14 से लेके 16 अक्टूबर 2024 ये एससीओ समिट हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और ये जो है वो पहली बार इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होस्ट हुआ है। तो अब ये 14 और 15 को इस्लामाबाद में होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो, अगर इसके पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो इसके पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो मालिक शामिल हैं, इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं, उसमें उज्बेकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और तुर्कमानिस्तान और ईरान जो है, ये ममालिक जो है इन्होंने इससे जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे, ये यहाँ पे आए हैं डेलीगेशंस की शक्ल में। ठीक है, तो बहुत बड़ा इवेंट रहा पाकिस्तान के लिए ये, और पाकिस्तान ने इसे जो है वो बहुत बेहतर तरीके से होस्ट किया। गो कि हमने कुछ चैलेंजेस जो हैं वो देखे हैं, चैलेंजेस रहे हैं जाहिर बात है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी चैलेंज था। ठीक है जी, सिक्योरिटी चैलेंज कैसे था कि आपको पता है कि भाई एक हफ्ता पहले ही जो है वो एससीओ समिट से यहाँ पे पीटीआई जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट की थी कि भाई इमरान खान को लेके और बाकी को लेके यहाँ पे जो चीजें चल रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पे कराची में एक इंसिडेंट हो गया जिसमें 2 चाइनीज नेशनलिस्ट जो है उनको अटैक किया गया। तो उनको अटैक करने का पर्पज ही ये था कि फॉरेन पावर्स को ये मैसेज देना कि आप पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो उसके बावजूद उन लोगों ने ट्रस्ट किया और वो आए, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लीडर लेवल की शंघाई कोऑपरेशन की जो है वो मीटिंग हो रही है। और पाकिस्तान खुद क्योंकि इतना कोई पुराना मेंबर नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया इस एससीओ के, तो अगर इन कंट्रीज में ये होता है तो ये इनके लिए एजाज की बात है। ठीक है, और यहां पे जो सिक्योरिटी थी उसको यकीनी बनाने के लिए 10,000 पैरा मिलिट्री के जो है पर्सन यहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो 10,000 आप ये कह लें सिक्योरिटी पर्सन थे यहां पे। 900 डेलीगेट्स जो है वो आए हैं, 900 वफूद आए हैं इन मेंबर स्टेट से। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है वो इवेंट था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जाहिर बात है। ठीक है, देखिए इससे हटके हम बात करते हैं कि भाई हुकूमत किसकी है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो एक स्टेट के लिए एक इवेंट हुआ, जाहिर बात है, तो इसका स्टेट को फायदा है। और ये क्रिटिकल डिप्लोमेटिक इवेंट था जिसमें पाकिस्तान जो है उसका एक सॉफ्ट इमेज गया, क्योंकि उससे पहले जो हालात खराब थे उस पर भी हमने देखा कि भाई बहुत सारी बातें की गई, और शायद जो है वो हालात इस तरह के पैदा किए गए कि हर जगह पे हम खुद ही जवाब प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है वो इस तरह के हालात बना दे। अगर वो चाहते तो ऐसे ना बनते, लेकिन उन्होंने चाहा होगा, जाहिर बात है। ठीक है, तो यहां पे जो स्लोगन था, जो थीम था बेसिकली एससीओ का, वो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, कि भाई ये एक ही दुनिया है और ये एक ही फैमिली की तरह हम यहां पे रह रहे हैं, और हमारा फ्यूचर भी जो है वो मिल के ही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है जी? पाकिस्तान फुल मेंबरशिप एंड बैकग्राउंड, थोड़ा सा अगर इसको जानने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान की जो फुल मेंबरशिप है वो 2017 के अंदर यहां पे जो है वो हुई है इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान यानी कि इसके जो मेंबर हैं वो स्टार्ट से नहीं है। स्टार्ट से अगर हम देखते हैं तो 1996 में इस एससीओ को कहा जाता था शंघाई 5, क्योंकि इसके अंदर 5 ममालिक शामिल थे। तो उस टाइम पे चाइना ने इसकी बुनियाद रखी थी शंघाई 5 के नाम के ऊपर, और उसके बाद जो है 2001 में इसका नाम बदल के इसको एससीओ कर दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और स्टार्ट में जो इसका पर्पस था सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या था जी? वो था क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखना। ठीक है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करना, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर काम करना, और सेपरेटिस्ट जो रीजन्स हैं, ठीक है जी, उस सेपरेटिज्म के जो एलिमेंट्स है रीजन के अंदर, उनको काउंटर करना। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने देखा कि सोवियत यूनियन, जाहिर बात है 1991 के अंदर टूटा था, तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये जो यहां पे सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान की रियासतें जो हैं, यहां पे एक थ्रेट था कि अब यहां पे पावर वैक्यूम है। तो इस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए किसी ना किसी बड़ी पावर को आना था। और ये डाउट था कि अमेरिका, जाहिर बात है कोल्ड वॉर में जो है वो अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में लड़ते रहे हैं। तो अब जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये डाउट था कि अमेरिका यहां पे मिडिल ईस्ट में, ये सेंट्रल एशिया के अंदर आके अपना इन्फ्लुएंस ना फैलाए। ठीक है, इसलिए अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए चाइना ने जो है वो एक स्टेप उठाया, क्योंकि रशिया तो नीचे जा चुका था और चाइना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। तो चाइना ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस रीजन को, या ममालिक को अपने साथ शामिल कर लिया, ताकि यहां पे ये जो वैक्यूम है, जो स्पेस क्रिएट हुई है, वो खत्म हो जाए। तो ताकि उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, तो खुद को सिक्योर करने के लिए। तो ये जो है इसका बेसिक पर्पस जो है स्टार्ट में शंघाई कोऑपरेशन का।
पे क्या है जी, एससीओज एक्सपेंडिंग स्कोप एंड क्रिटिसिज्म। अब एससीओ का अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो अल्टीमेटली इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है, क्योंकि जो शंघाई के जो कंट्रीज है, शंघाई कोऑपरेशन के जो कंट्रीज हैं, ये अब अगर आप देखेंगे तो ये यूरेशियन लैंड मैस है बेसिकली, ठीक है। अब यहां पे एशिया भी कहीं ना कहीं टच हो रहा है, एशिया के अंदर तो है ही है, ठीक है, साथ में हम देखते हैं यूरोप भी कहीं ना कहीं वाले के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से मिलाता है, तो ये शंघाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो पर्पस है वो इकोनॉमिक है, साइंटिफिक है और कल्चरल कॉपरेशन है, साथ में इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो सिक्योरिटी का था। इसी बात को लेके यहां पे जो है उसके ऊपर तनकीद भी होती है। और तनकीद क्या होती है कि जैसे कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखा है इसके ऊपर कि भाई ये सारे का सारा वो काम कर रहे हैं जो एक सिंगल कंट्री को जो है, हर एक मुल्क को फायदा हो रहा है, लेकिन कलेक्टिवली कोई स्टेप नहीं उठा रहे। जैसे हम अगर बात करते हैं नेटो की, ठीक है, तो नेटो जो है वो एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां से वो कलेक्टिव जो है वो अपनी वॉइस उठाते हैं चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ या दूसरे ममालिक के खिलाफ, लेकिन यहां से कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकी, क्योंकि इकोनॉमी की बात हुई, साइंटिफिक जो है वो इनोवेशन की बात हुई, कल्चर की बात हुई, तो ये सारा तो हर मुल्क के अंदर होगा और उन मुल्कों को फायदा होगा, कलेक्टिवली कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो यही जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भाई ये अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा। नंबर 4 पे क्या है जी, शिफ्ट इन इन्फ्लुएंस चाइना एंड रशिया, ठीक है। अब यहां पे हम ये भी देखते हैं एससीओ के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अब स्टार्ट में शंघाई 5 जब बना तो उस टाइम पे दो ही इंपॉर्टेंट जो है उसके मेंबर्स थे, एक चाइना था और रशिया था, बाकी सारे छोटे छोटे ममालिक थे जिसको साथ में शामिल किया गया था। तो अब उस टाइम पे रशिया तो नीचे जा रहा था जिस टाइम पे जो है वो एससीओ का आगाज किया गया, और चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो एक पावर का जो वैक्यूम है यहां पे कि पहले रशिया जो है वो मुकाबला करता रहा सोवियत यूनियन बन के वेस्ट का, उसके बाद जब उसके हाथ से ये चार्ज चला गया तो चाइना सामने आ गया, और चाइना ने जो है वो ईस्ट को प्रोटेक्ट करने की ठान ली, और ऐसे में जो है वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो पावर का शिफ्ट है वो क्या है जी, वो रशिया से यहां चाइना में हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि चाइना पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहा है, और जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एससीओ का है, चाहे वो भी ब्रिक्स का है, तो ये सारे जो है इस टाइम पे ये इनमें कोशिशें की जा रही है चाइना की तरफ से कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो है वो दुनिया के साथ एंगेज किया जा सके और इस पावर वैक्यूम को जो है फिल किया जा सके, ठीक है। अब रशिया की अगर हम बात करते हैं तो रशिया का फिलहाल इतना ही किरदार है यहां पे कि रशिया जो है वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि भाई मैं आइसोलेट नहीं हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि यूक्रेन की वॉर की वजह से जाहिर बात है उससे जो है वो सख्त पाबंदियों का सामना है, तो ऐसे में जो है वो सिर्फ बैलेंस करना चाहता है पावर को कि भाई मैं अकेला नहीं हूं बल्कि चाइना मेरे साथ है, या ये जो बाकी 10 कंट्री हैं ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो इस एससीओ समिट से जो है ये एक मैसेज जो है देने की कोशिश की गई है। तो ग्रेटर इन्फ्लुएंस यहां पे चाइना का है एससीओ का, इस समिट के अंदर भी हमने देखा। और खास करके अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जो स्पीच की थी उस ओपनिंग स्पीच के अंदर भी उन्होंने जो है वो चाइना की तरफ ही अपना झुकाव दिखाया है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक गोल्स की चाइना की ही बात की है बेसिकली। अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब यही है कि चाइना को ज्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है, और चाइना जो है इस पावर वैक्यूम को जो सेंट्रल एशिया के अंदर पैदा हुआ या साउथ एशिया के अंदर उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, और अपने इन्फ्लुएंस को ज्यादा से ज्यादा साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है, और एक ग्रेटर जो है वो हेजेमनी अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ग्लोबल ट्रेड जो है इसके चैलेंजेस के ऊपर यहां पे इसमें बात की गई है, ठीक है जी। और ये बताया गया है कि जो टेक्टोनिक चैलेंज है, ठीक है, सॉरी जो टेक्टोनिक चेंज है, टेक्टोनिक चेंज बेसिकली एक टेक्टोनिक चेंज एक ज्योग्राफी की टर्म है टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए जो यूज की जाती है कि जब प्लेट्स मूव करती हैं एक दूसरे से दूर आगे पीछे किसी भी साइड पे, तो उस मूवमेंट के लिए तो टेक्टोनिक शिफ्ट एक हुआ है कि भाई पावर जो है वो अब पहले हम देखते थे नॉर्थ के पास थी, तो अब वो साउथ जो है कोशिश कर रहा है कि उसको लिया जाए, ग्लोबल साउथ जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो पहले ग्लोबल नॉर्थ के पास थी सारे पावरफुल कंट्रीज, अब ग्लोबल साउथ की बात की जाती है, तो एक ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। तो ऐसे में जो है अब हम ये भी देखते हैं कि भाई इसको क्या क्या चीजें जरूरत है अगर ये जो चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं ग्लोबल साउथ के, तो उसमें हम ये देखते हैं जी भाई डिजिटलाइजेशन हो रही है चीजों की, इकोनॉमी आगे जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ई कॉमर्स है, तो अब इन चीजों को जो है वो टारगेट किया गया कि भाई हम जो है दुनिया में तो काम हो रहा है जाहिर बात है, लेकिन ग्लोबल साउथ में हम कोशिश करेंगे कि इन चीजों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे लेके चले जाएं। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि भाई हम जैसे नॉर्थ ने किया था सिर्फ नॉर्थ की तरक्की के लिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे जो है वो BRI का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है जी, वर्ल्ड रोड का हो गया, इसी तरह से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है तो ये सारी काम कर रही है।
नंबर 5 पे इस पे बात की गई है जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, और यहां पे भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने इसको भी हाईलाइट किया जब उन्होंने स्पीच की, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी यहां पे हाईलाइट किया गया। तो पहले क्योंकि पाकिस्तान में होस्ट हुआ तो जाहिर बात है उसको जानते हैं कि उन्होंने क्या की पॉइंट्स यहां पे उठाए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक तो चाइना की तरफ अपना झुकाव बताया, ठीक है, अपनी स्पीच के अंदर। दूसरा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो जोर दिया वो बेल्ट एंड रोड की एक्सपेंशन के ऊपर दिया। इसका मतलब यह है कि यहां पे भी वो बता रहे हैं कि भाई अब हमें, क्योंकि ग्लोबल कॉर्पोरेशन है और एससीओ तो सारा जो है वो चाइना के गिर्द ही घूमता है बेसिकली, तो इसलिए बता रहे हैं कि भाई बीआरआई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसे हमें जो है वो आगे लेके जाना है। इस रीजन की डेवलपमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीआरआई जो है चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो है वो चीजें मौजूद हैं। इसी तरह से उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर जो है वो आईएनएसटीसी का भी जिक्र किया, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की, जो रशिया, ईरान, काजाकिस्तान और इंडिया होके जाएगा, और बीच में अजरबैजान भी इसमें शामिल है, और ये 2002 का एक इनिशिएटिव था, ठीक है। तो उसके बाद से जो है इसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल तो उस तरह से जाहिर बात है प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन ये कह रही है कि भाई इसको हम दोबारा से बहाल करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसका भी जिक्र किया कि बीआरआई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है वो रेलवे के कनेक्शन है, ठीक है जी, और समंदर से रास्ता है, तो ये सारा कनेक्टिविटी जो है ड्रॉ करता है। साथ में बताते हैं जी चाइना जो है अब आईएनटीसी से डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट डिफरेंट साइड पे है और ये जो है डिफरेंट साइड पे है, तो वो अलग परफॉर्म कर रहा है, ये अलग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है किस लिए, एससीओ के कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, जो कि इसलिए भी जरूरी है कि जो रशिया जो है उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं या जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो इनका भी ये प्रेशर है कि ये रास्ता बनना चाहिए। उसका रीजन क्योंकि वेस्टर्न जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनको बाईपास कर सकते हैं ये, इनको अगर ये रास्ता मिलता है, ठीक है, तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। फोकस ऑन अफगानिस्तान की बात करते हैं जी। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर अफगानिस्तान को जो है बहुत ज्यादा अहमियत दी है और यहां पे बात की, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और जाहिर बात है जब हम एससीओ कंट्रीज की बात करते हैं तो अगर आप एससीओ कंट्रीज का मैप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है। तो ये इस तरह से जो है वो एससीओ कंट्रीज का मैप बन रहा है कि यही इसी के बीच में जो रशिया शामिल है, यहां पे सेंट्रल एशिया शामिल है, यहां पे फिर बीच में हम देखते हैं अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है जी, फिर साथ पाकिस्तान है और इंडिया है, और यहां पे जो है वो हम देखते हैं ईरान है, और यहां पे जो है अजरबैजान की कंट्रीज या रशिया का दूसरा पार्ट आ जाता है। तो बेसिकली ये इतना ग्रेटर जो एक रीजन बन रहा है यहां पे, इस ग्रेटर रीजन के बिल्कुल दिल कि अगर आप पोजीशन ले लें तो अफगानिस्तान की है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन जो है वो यहां पे अफगानिस्तान की है। तो अगर अफगानिस्तान जो है यहां पे पीस नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि सेंट्रल एशिया के अंदर पीस हो, ये कैसे पॉसिबल है कि साउथ एशिया के अंदर पीस हो। तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का जो अगर आप देखेंगे उसको मिला रहा क्या है, तो अफगानिस्तान जो है इनको कनेक्ट कर रहा है, और ये दोनों रीजन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया मिल के जो है वो एससीओ के कंट्रीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है अगर यहां पे इस्तेहकाम नहीं आएगा तो एससीओ कंट्रीज में जो है वो इस्तेहकाम नहीं आ सकता, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए जो है शरीफ साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है स्टेबल अफगानिस्तान की, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कि अगर हम ये चाहते हैं, जो वो रूट चाह रहे हैं कि भाई रशिया से जो है वो अजरबैजान से ईरान आए, ठीक है जी, ईरान से यहां समंदर से गुजर के उसके बाद जो है वो ये इंडिया आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है। या बीआरआई की जो कामयाबी है, दोनों की जो कामयाबी है, इसकी और बीआरआई की दोनों की कामयाबी या उसका जो पोटेंशियल है उसको हम तभी हासिल कर सकते हैं जब यहां पे कॉपरेशन होगी और यहां पे अफगानिस्तान के अंदर हालात ठीक होंगे, जो एक रियलिस्टिक व्यू है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी में देखते हैं तो एक रियलिस्टिक व्यू है, हालांकि हर एक को अपनी नेशनल इंटरेस्ट की पड़ी है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट से ही एक जुड़ी हुई चीज है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहा कि भाई क्योंकि अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसकी मदद नहीं करेंगे इंसानी बुनियादों पे, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं देंगे, ठीक है, और इंकरेज नहीं करेंगे तालिबान की गवर्नमेंट को कि भाई वो इंक्लूसिव पॉलिटिकल अप्रोच अपनाएं, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इंक्लूसिव पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब है कि अंदर मुल्क के अंदर जो है वो अपने आप को स्ट्रांग करें, ठीक है, और बाहर से मुदाखलत जो है वो स्टॉप हो जाए। बाहर से मुदाखलत स्टॉप होगी तब भी वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। तो पाकिस्तान ने ये बात की, शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी जो पोजीशन है अफगानिस्तान के ऊपर उसको भी वाजे किया कि भाई सबसे ज्यादा ख्वाहा अफगानिस्तान के अंदर अमन का अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, ठीक है। वो बताते हैं कि भाई हम इसलिए भी अमन के ख्वाहा हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको अफगानिस्तान तक लेके जाया जाए। यही चाइना भी चाहता है, ठीक है, और यही जो है वो सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए भी फायदा है। तो अगर बीआरआई को हम वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है, बेसिकली अब देखिए बीआरआई यहां से यूं आ रहा है, अगर देखते हैं पाकिस्तान से गुजर रहा है, तो अगर इसको हम चाइना या सेंट्रल एशिया पे भी लेके चले जाते हैं तो ग्रेटर कनेक्टिविटी बनेगी,
ठीक है, तो जिससे बहुत ज्यादा जो है फायदा होगा सारे ममालिक का ही। तो इसलिए उसके लिए जरूरी क्या है, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये क्रिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं जी नंबर 7 पे, चाइनाज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात की गई है जी, GSI की। ठीक है, कि अब चाइना जो है उसने जो बात की यहां पे, अगर हम समिट की बात करते हैं, चाइना का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, तो चाइना के यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे। तो उन्होंने क्या बात की है, एससीओ के प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जो एक्चुअल पर्पस था वो सिक्योरिटी का पर्पस है जो बना है एससीओ जिसके लिए, और खास करके अब चाइना को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी की है, ताकि जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर सके या वेस्ट का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो उसका मुकाबला करने के लिए चाइना ये चाहता है कि भाई एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, जो एक्चुअल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है एससीओ का, उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया, जो प्रेसिडेंट उनके शी जिनपिंग साहब है उन्होंने 2022 में करवाया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके जो भी शामिल थे समिट के अंदर, उन्होंने उसको दोबारा से हाईलाइट किया कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने दोबारा से उन्हें याद दहानी करवाई कि भाई हमने जो समरकंद का जो सेशन था, अगर आपको याद हो 2022 का, तो उसमें हमने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात की थी, अब हमें उसे आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि जब ये समिट होते हैं, बेसिकली देखिए ये सेकंड लेवल समिट था, फर्स्ट लेवल समिट जुलाई के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इसे अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हेड ऑफ दी जो गवर्नमेंट है उसको वो अटेंड कर रहे हैं, सेकंड लेवल के लोग इसे अटेंड कर रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है बेसिकली। तो इसमें हमेशा जब भी इस तरह के समिट्स होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहां पे बातचीत हो रही होती है कि भाई हमने 2022 में क्या बात की, 2021 में क्या की, उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क होता है कि भाई अब उसको हम आगे 22 में 23 में कितनी प्रोग्रेस हुई है, 24 में कितनी हुई है, उन्हीं चीजों को रिपीट किया जा रहा होता है प्रोग्रेस देखने के लिए। ठीक है, तो जो चाइना का सिक्योरिटी प्रेजेंस है सेंट्रल एशिया के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना खुद इसको बहुत इंपॉर्टेंट देता है, इसीलिए वो जो है वो समिट भी करता है सेंट्रल एशियन और चाइना का समिट भी एक हेल्ड होता है हर साल। उसका पर्पस यही है कि भाई ट्रेडिशनली जो रशिया है उसका यहां पे असर खत्म हो चुका है, तो इसमें चाइना ये चाहता है कि यहां पे अपने असर को बढ़ाया जाए। पहले वो मिलिट्री का असर था, एक स्ट्रेटेजिक जो है वो इन्फ्लुएंस था रशिया का, और उसका सोवियत यूनियन के साथ भी रहे वो, तो अब ये इकोनॉमिक जो है यहां पे इंपैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो 2024 का ये जो समिट हुआ इस्लामाबाद का, इसमें चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर है ली क्वांग साहब, उन्होंने दोबारा से इसी 2022 के समिट का हवाला देके ये कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, स्टेबल सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो बातें कर रहे हैं जरा इसको समझिएगा, रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि ये जो पूरा रीजन कनेक्ट हुआ हुआ है इसको एक साथ जोड़ना है, तो उसके लिए बीआरई का वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे वो कहते हैं भाई सप्लाई चेन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो हमारी जो चीजें जा रही हैं इधर उधर ये डिस्टर्ब ना हो यहां पे टेररिज्म की वजह से, और ट्रेड को इनहांस करना है ताकि हमारे रिलेशंस बढ़ सके, ब्रॉडर जो गोल्स है उनका। ठीक है, तो इसलिए जो चाइना है अगर उसकी बात की जाए तो वो जो सिक्योरिटी का जो वो चाहता है कि भाई ये ग्लोबल सिक्योरिटी का जो इनिशिएटिव है उसका इसको एक्सपेंड किया जाए सेंट्रल एशिया के अंदर, ताकि जो है वेस्टर्न पावर्स का मुकाबला किया जा सके। तो उनका स्टैंड चाइना का यहां पे एससीओ में ये रहा। नेक्स्ट हम नंबर 8 पे बात करते हैं जी रशिया के रोल की, एससीओ की। रशिया, अब अगर हम देखेंगे तो बेसिकली रशिया अपना रोल बहुत ज्यादा कम कर चुका है। अब जब एससीओ बनी थी तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा कि रशिया नीचे जा रहा था और चाइना ऊपर आ रहा था, तो इसलिए चाइना के पास ये चीजें मौजूद हैं। तो रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो अपनी प्रेजेंस को सिर्फ शो करे। अब जैसे ब्रिक्स रशिया के अंदर हुआ, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है रशिया के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी प्रेजेंस जो है शो कर रहा है कि भाई आप मुझे, वेस्ट को कह रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि आप चाहे मुझे जो है वो आइसोलेट करो, लेकिन मैं आइसोलेट नहीं हूं, बल्कि मेरी हां में अभी भी मेरा रीजन हां मिलाता है, और मेरे इस दुनिया के अंदर जो है वो बहुत सारे दोस्त ममालिक मौजूद हैं जिनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। समझ गए हैं ना। तो रशिया ने क्या किया जी, यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन की वजह से, उस वजह से उसकी वो प्रेजेंस नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज किया इसके लिए, अपनी आइसोलेशन को दूर करने के लिए, और ये डिप्लोमेटिकली उसने इसको इस्तेमाल किया कि भाई आप देख लो इंटरनेशनल कम्युनिटी कि मैं अकेला नहीं हूं, तो मेरे साथ लड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो रशियन जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे मिखेल जो मुस्तोंग साहब हैं, उन्होंने जो है यहां पे क्या प्रपोजल दिया जी, उन्होंने कहा जी इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम लाया जाए, और ये सबसे बड़ा जो है ब्रेक थ्रू है ये कहा जाता है, क्योंकि ब्रेक थ्रू तो से नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रपोजल जो कहा जाता था, शायद ब्रिक्स जो है वो चाहता है, ठीक है, कि भाई एक अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाए। तो ब्रिक्स के कंट्रीज हो गए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, जाहिर बात है वो थोड़ा सा बिखरे हुए कंट्रीज हैं, लेकिन जो एससीओ है ये पूरा एक रीजन है,
ये एक पूरे का पूरा रीजन बन रहा है। तो इस रीजन के अंदर वो ये कहते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ताकि जो है हम ये जो यूएस डॉलर के ऊपर हमारा जो रिलायंस है वो रिड्यूस हो सके, हमारी जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो कम हो, और इससे फायदा होगा किसको? चाइना को भी फायदा होगा। इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स चाइना कर रहा है, ठीक है। फिर रशिया को भी फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी रशिया के लिए ये चीजें टफ टाइम है। रशिया ने प्रपोजल इसलिए दिया क्योंकि उसके पास तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर ही नहीं सकता, तो जब कर ही नहीं सकता तो डॉलर उसके पास वैसे ही नहीं आएंगे, तो जब उसके पास डॉलर ही नहीं आ रहे तो उसके लिए तो टफ टाइम है, मुश्किल है उसके लिए ना। जैसे पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो जाते हैं तो हम फिर आईएमएफ के पास जाते हैं कि प्लीज हमें डॉलर्स दो भाई, हम ताकि बाहर से चीजें जो परचेज कर रहे हैं वो कर सके। तो इसलिए रशिया को ये चीज सूट करती है कि भाई डॉलर्स का रिलायंस कम हो, और चाहे वो चाइनीज करेंसी हो, चाहे वो इनकी मिलके कोई रीजनल करेंसी हो जाए, उसके ऊपर ये ट्रेड करे। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इनिशिएटिव था, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था कि वेस्टर्न जो फाइनेंशियल डोमिनेंस है उसको रोका जा सके, क्योंकि वेस्ट के अंदर रशिया की हर चीज को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनके बैंक्स को स्विफ्ट का जो उनका एक पूरा पेमेंट सिस्टम था उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो रशिया के लिए अब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो रशिया ये जरूर चाहेगा कि अगले साल, एक आध साल के अंदर जो है ये अपना पेमेंट सिस्टम एससीओ का इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि उसकी ज्यादा ट्रेड तो होती इन कंट्रीज के साथ है, बाकी तो ब्लॉक हुआ है, उसको अलाउ ही नहीं है कि वो उनके साथ ट्रेड कर सके। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बावजूद इसके कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, लेकिन रशिया को इससे प्रॉब्लम नहीं है। रशिया को पता है कि चाइना की आइडियोलॉजी या चाइना का जो मॉडल है वो उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि वो रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, वो बेशक है लेकिन वो रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, ना ही वहां पे डेमोक्रेसी है, इसलिए वो रशिया को वैसे ही सूट कर रहा है। तो रशिया को एक अलायंस मिला हुआ है, और वो भी एक पावरफुल अलायंस। और दूसरा उसको ये इसलिए भी सूट करता है कि भाई सारी तलवारें मेरी तरफ होने से बेहतर है कि चाइना की तरफ भी कुछ हाथ किए जाएं, तो फिर जो है चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये जो अब अटेंशन डिवाइड है वेस्ट की, चाइना रशिया, इसका फायदा है रशिया को, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसको कह रहे हैं भाई ठीक है, अगर चाइना ही आगे जा रहा है तो जाए। नंबर 9 पे क्या है जी? इंडियाज एम्बिवलेंस टुवर्ड्स एससीओ। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा जो शोर शराबा बना हुआ था, ठीक है, अगर आपने देखा होगा एससीओ समिट से पहले भी जो शोर शराबा किया गया कि क्या भाई मोदी साहब आएंगे या नहीं आएंगे। एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में तकसीम थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा जी मोदी साहब खुद आएंगे जी, ठीक है, वो पाकिस्तान के समिट के ऊपर आएंगे, और बहुत सौ ने कहा नहीं भाई वो नहीं आएंगे और अपना कोई ना कोई नुमाइंदा जो है भेज देंगे। तो उन्होंने जो जयशंकर साहब हैं उनको भेज दिया नुमाइंदे के तौर पे। जाहिर बात है वो पाकिस्तान जब खुद यहां से हाई लेवल का कोई नहीं गया, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब खुद गए थे 22 के अंदर, 2022 में, तो वो किस लिए जो है वो खुद आते, तो इसलिए उन्होंने ये भेजा है, ठीक है। तो यहां पे इसको भी बहुत ज्यादा पजीराई मिली, और ये कोशिश की जा रही थी कि शायद साइड लाइन पे कोई मीटिंग हो जाए जयशंकर की, ठीक है, पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी के साथ मीटिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हाँ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान आए हैं तो एक बर्फ पिघला दी है, ठीक है। बर्फ पिघलाने का मतलब यह है कि एक उम्मीद हो गई है कि शायद जो है वो इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बन जाएं। गो कि गवर्नमेंट की साइड से कोई डायरेक्ट जो है रिस्पांस नहीं गया पाकिस्तान की, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब है आपको पता है क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें उम्मीद है कि जल्द इन दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। इसका मतलब ये है, उम्मीद का मतलब क्या है कि भाई उनके मकासद ये हैं कि वो चाहते हैं कि दोबारा से बातचीत हो जाए पाकिस्तान और इंडिया की। तो शायद ये दोबारा से जो है आप ये कह सकते हैं कि फिर से ताल्लुकात की बहाली की तरफ एक पहला स्टेप हो सकता है कि रीजन के अंदर पाकिस्तान इंडिया जो अपने ताल्लुकात को बहाल करने जा रहे हैं, और एससीओ जो है इसमें रोल उसने प्ले किया। अब देखते हैं आगे होता है कि नहीं होता। इंडिया का यहां पे अगर हम स्टैंस देखें, क्योंकि 3 ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनका स्टैंस यहां मैटर करता है। एक पाकिस्तान का इसलिए मैटर करता है क्योंकि ज्यादा नहीं करता, लेकिन इसलिए मैटर करता है कि पाकिस्तान के अंदर होस्ट हो रही थी, ठीक है। और दूसरा अगर हम 3 कंट्रीज की बात करें तो एक रशिया है, एक चाइना है, एक इंडिया है। इन्हीं का स्टैंस जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैटर करता है। तो उसमें इंडिया जो है, अगर उसकी बात की जाए तो इंडिया जो है यहां पे इसलिए शामिल होता है जी क्योंकि यहां पे चाइना जाहिर बात है मौजूद है, तो उसके अगेंस्ट में एक किस्म का, और इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया जब शामिल हुआ तो उसको रशिया ने यहां पे सपोर्ट किया था। तो इंडिया का जो ज्यादा अगर आप ताल्लुक देखेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो रशिया के साथ हैं, ठीक है। तो इंडिया रशिया के साथ ब्रिक्स में भी है, यहां पे भी है, तो वो अपने आप को एक थर्ड पावर के तौर पे देखते हैं। अब जो ये मल्टी पावर हम देख रहे हैं ना सिस्टम जनरेट हो रहा है दुनिया के अंदर, तो जाहिर बात है उसमें इंडिया अपने आप को एक पावर के तौर पे देखता है, तो वो वैक्यूम छोड़ नहीं सकता कि भाई उसका कोई भी अटेंड ना करे यहां पे, ठीक है। तो इंडिया जो है उसकी जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज हैं वो किसके साथ हैं जी? वो ज्यादातर यूएस के साथ हैं और जापान के साथ है, वेस्ट के साथ हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हैं। उसका रीजन ये है कि यहां पे जो है वो चाइना है और चाइना को काउंटर करना चाहता है वेस्ट के साथ मिलके, ठीक है।
अपने दुश्मन के दुश्मनों के साथ मिलकर वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, ये उसकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन वहीं पे वो इस रीजन के अंदर भी यूरेशियन लैंड मैस को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो समझता है कि भाई इस रीजन के अंदर अगर मैंने छोड़ दिया, यानी लेट्स सपोज रशिया, इंडिया ये कहे मैं एससीओ में नहीं जाता, इसका मतलब उसने स्पेस छोड़ दी। अब वहां पे किसका इंफ्लुएंस है? वहां पे पाकिस्तान का इंफ्लुएंस है, चाइना के साथ मिलके। तो वो ऐसा नहीं चाहेगा, वो ये चाहता है कि भाई वो क्या करे, वो पाकिस्तान को काउंटर करे या चाइना को काउंटर करे वेस्ट के साथ मिलकर। तो उसके लिए जरूरी है कि इस रीजन के अंदर भी वो जो है रशिया के साथ मिलकर ताल्लुकात को आगे बढ़ा के रखे, ताकि इस रीजन पे भी उसका असर मौजूद रहे। तो उसने अपना असर यहां दिखाने की कोशिश की। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि भाई चाइना और इंडिया जो है, इनके बीच में एग्रीमेंट भी एक हुआ है, जो इनके जो कश्मीर के ऊपर क्लैशेस थे, जो इनका कश्मीर है, ठीक है, तिब्बत का इलाका जो है, तो चाइना इंडिया ने वहां पे भी एक एग्रीमेंट किया, जो जंग होते होते बची है। तो अब वो भी एक किस्म का दोबारा से चाइना को ये देख रहा है कि भाई कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप चाइना के साथ जरूर रखी जाए, क्योंकि उनका बॉर्डर्स के साथ है। तो जो जयशंकर साहब है, उनको एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके माने जाते हैं जी, ठीक है, उनको फॉरन भेजा गया। और उन्होंने जो है वो अपनी स्पीच के अंदर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो है दो बातें कही हैं, जो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और एक नेशनल लेवल के ऊपर है, या रीजनल लेवल के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको तनकीद का निशाना बनाया, या इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है जो यूनाइटेड नेशन का है, सिक्योरिटी काउंसिल का, ये ठीक नहीं है। इसके अंदर आप सिर्फ वेस्ट के या पावरफुल कंट्रीज को शामिल किया हुआ है, कोई भी जो है वो ऐसा सेकंड कंट्री या मिडिल कंट्री जो है वो शामिल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं भाई हम ये चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशंस को भी इसमें हिस्सा दिया जाए, ठीक है, और ग्लोबल साउथ का कोई मुल्क भी शामिल नहीं है, तो कम से कम एक मुल्क ग्लोबल साउथ का आप उसमें जरूर शामिल करें। चाइना तो पहले से शामिल है, ठीक है, तो ग्लोबल साउथ में दो ममालिक इस टाइम पे बिड कर रहे हैं कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो। एक इंडिया है, अगर शामिल होगा तो इंडिया के ज्यादा चांसेस हैं, और दूसरा जो है वो है इस टाइम पे साउथ अफ्रीका, और इसी के साथ साथ ब्राजील की बात भी हो रही है कि ब्राजील भी शामिल किया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ग्लोबल साउथ से किसी एक को शामिल करना ही पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये याद रखिएगा। और उसमें जो ज्यादा चांसेस हैं इस टाइम पे ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया तीनों ही ब्रिक्स के कंट्रीज हैं। कोई एक भी होता है तो ब्रिक्स की पावर बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका भी अमेरिका को इतना ज्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि उसकी इसके साथ लगी रहती है। जैसे साउथ अफ्रीका ने अभी इजराइल के खिलाफ, आपको पता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। वहीं पे ब्राजील की भी अमेरिका के साथ नहीं लगती, ठीक है। तो यहां पे अगर किसी की लगती है अमेरिका के साथ, तो इंडिया की लगती है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि शायद इंडिया जो है वो आने वाले वक्त के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। और अगर ये परमानेंट मेंबर बन गया सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, और इसके पास भी वीटो पावर आ गई, तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि इंडिया के साथ बना के ही रखी जाए भाई। तो एक तो इसने ये बात की है, इस इंटरनेशनल फोरम को एक बड़ा मैसेज डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या चीज है जी, कि इन्होंने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड है उसके ऊपर भी जो है वो इनडायरेक्टली तनकीद की है कि भाई वो पाकिस्तान के जो कश्मीर से गुजर रहा है तो वो डिस्प्यूटेड है, इंडिया ये मानता है कि वो उसका हिस्सा है, तो उसके हिस्से से वो क्यों गुजार रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो उसने कहा है कि भाई हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है, और जब तक जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू सॉल्व नहीं होगा हम ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर 10 पे इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो है वो भी हमने देखी है, एससीओ के अंदर से होप की जा रही थी। तो कोई फॉर्मल मीटिंग वगैरह तो हुई नहीं है, लेकिन एक होप पैदा हो गई है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये लगता है कि अब दोबारा से जो है वो हम आगे बढ़ा सकेंगे। जबकि इंडिया ने ये बात क्लियर कट कही है कि भाई आप जब तक टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी का टूल नहीं बनाएंगे, हम तब तक जो है वो आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कश्मीर के ऊपर भी जो है वो बातचीत की है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कश्मीर को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बातचीत करते हैं तो फिर हम बात करेंगे। तो फिलहाल टेंशन जो है वो मौजूद हैं। तो ये वो टॉप 10 जो है वो जो हमने एससीओ से देखी है कि एससीओ के अंदर बातचीत की गई। अब इसके अलावा भी जो बातें हुई हैं, अगर वो भी आप देखना चाहते हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स की बात की गई है जी, ठीक है, कि भाई हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी कंजर्वेशन की बात की गई, और वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई। और साथ में कहा गया कि जी अथॉराइज्ड एजेंसीज जो है उनको हम आगे लेके आएंगे ताकि उस पर मजीद काम कर सके। उन्होंने कहा कि जुलाई 4 2024 को जो हमारा समिट हुआ था, ठीक है, उसमें जो बातचीत की गई है उसको हम अस्ताना के अंदर की गई, आगे लेके जाएंगे। इसी तरह से सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट की बात की गई है कि जो पहाड़ हैं साउथ एशिया के अंदर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये एससीओ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, और जो है 5 ईयर एक्शन डेवलपमेंट माउंटेन्स के हवाले से जो बातचीत की गई है 2023 से 2027 तक की, कहा गया कि उसको भी हम जो है वो आगे लेके चलेंगे। वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो है मार्च 21 को मनाया गया, उसको भी बात की गई है,
ठीक है। इसी तरह से चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो है एसईओ के अंदर, वो तो हम देख रहे हैं इस टाइम पे बढ़ ही रहा है आगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है वो कुछ बातचीत जो है वो की गई है जी यहाँ पे। अब कुछ आगे जो है वो नोट्स हैं जो आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई वहां पे क्या चीज बात हुई। जैसे क्लाइमेट कॉपरेशन की यहाँ बातचीत हुई है, ठीक है। उसके अंदर इनोवेशन की और इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज की बातचीत की गई है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की यहाँ बातचीत की गई है कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स होंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और खास करके ग्रीन इकोनॉमी जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। ऑपरेशन एंड एनर्जी रिस्पांस की बात की गई है जी। एनर्जी जो है यहाँ पे उसका जो पोटेंशियल है उसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हेल्थ कॉपरेशन की बात की गई है कि हेल्थ की वेलबींग की, डिजिटलाइजेशन की, हेल्थ केयर सिस्टम्स की, उसको इंश्योर करवाया गया। और इसी तरह से क्वालिटी मेडिसिन और डेवलपमेंट की बातचीत यहाँ पे की गई है। मजीद अगर बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन इनिशिएटिव की बात की गई है कि उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। अब ये वही चीजें जो ऑलरेडी पहले समिट्स के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं, याद रखिएगा, उनको दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। या खास करके अस्ताना के अंदर जो समिट जुलाई में हुआ था उसके ऊपर जो बातचीत हुई। इसी तरह से सैनिटेशन और हाइजीन सर्विसेज को जो है वो कहा गया कि भाई हम इसके ऊपर काम करेंगे। पॉवर्टी रिडक्शन और कॉपरेशन की बात की गई है कि उसके ऊपर हम काम करेंगे, और यूएस के सस्टेनेबल जो गोल्स हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर कॉपरेशन की बातचीत की गई है जी, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर और मेंबर स्टेट्स के अंदर। फूड, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, जो चैलेंजेस है उसको डिस्कस किया गया। कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन की यहाँ पे बातचीत की गई है, एजुकेशन के हवाले से, कल्चर, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, स्पोर्ट्स कॉपरेशन की बातचीत की गई है, फिजिकल कल्चर की और स्पोर्ट्स की बातचीत की गई है आपस ममालिक के स्टेट्स की। साइबर सिक्योरिटी की कॉपरेशन की बातचीत की गई है कि भाई उसके क्या इश्यूज हैं। तो ये जो है वो ब्रॉडर लेवल के ऊपर डिस्कशन हुई है जी एससीओ के अंदर। तो ये क्या था जी, ये एससीओ समिट था जो कि 2024 का इस्लामाबाद के अंदर हुआ, अक्टूबर समिट 2024 का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।